Hi everyone and welcome to Tomorrow's Physicians, and as promised today's video is gonna be in our native language in Urdu. My name is Moin Ahmed और आज मैं सेल साइकिल पर बात करने जा रहा हूँ. I myself study from multiple resources just like First Aid, Boards and Beyond, USMLE RX video series, and finally I make a short and concise summary in my own words in our native language. मैं इन वीडियोस को शॉर्ट, कंसाइज और टू द पॉइंट रखूँगा और सारे क्लिनिकल कोरिलेशंस भी मेंशन करूँगा. आज हम जनरल प्रिंसिपल से स्टार्ट कर रहे हैं. हम पहले फिजियोलॉजी के जनरल प्रिंसिपल्स करेंगे, फिर पैथोलॉजी के और फिर फार्माकोलॉजी के. उसके बाद हम सिस्टम स्टार्ट करेंगे एंड आई प्लान टू फिनिश इट विद इन 6 months. हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. सेल साइकिल इज बेसिकली द चेन ऑफ इवेंट्स इन विच अ पेरेंट सेल इज कन्वर्टेड इनटू इट्स डॉटर सेल्स. सेल साइकिल दो मेजर फेजेस में डिवाइडेड है, एम फेज और इंटरफेज. एम फेज आगे 4 फेजेस में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, और इंटरफेज आगे 3 फेजेस में, G1, S और G2 फेज में डिवाइडेड है. एम फेज के बाद सेल डिवीजन कंप्लीट करने के बाद सेल डायरेक्टली G1 फेज में चला जाता है. लेटर G मीन्स ग्रोथ, और क्योंकि ये पहला ग्रोथ फेज है तो G1 फेज. G1 फेज के बाद सेल S फेज में जाता है क्योंकि यहाँ पे DNA की सिंथेसिस होती है, सो इसलिए नेम S फेज. S फेज के बाद सेल G2 फेज में जाता है. इसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है. इसमें सेल की तेज़ी से ग्रोथ होती है, इसमें प्रोटीन्स वगैरह बनते हैं और सेल इसमें खुद को प्रिपेयर करता है फॉर माइटोटिक फेज, जिसमें सेल पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है. इसके अलावा कुछ सेल्स G1 फेज से डायरेक्टली G0 फेज में चले जाते हैं. इसको क्वाइएसेंट फेज भी कहते हैं. अब इसकी बहुत सी वजूहत हो सकती है, डिपेंड करता है सेल टाइप पर और वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर. कुछ सेल्स परमानेंटली G0 फेज में चले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल्स, और कुछ सेल्स G0 फेज में जाने के बाद G1 फेज में वापस आ जाते हैं. सबसे पहले हम इंटरफेस के फेजेस को डिस्कस करते हैं. इसके बाद हम माइटोसिस के फेजेस को डिस्कस करेंगे. इसके बाद हम सेल साइकिल कंट्रोल के चेक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम डिफरेंट क्लिनिकल सिनेरियोज और डिजीजेस को भी डिस्कस करेंगे. G1 फेज में प्रोटीन्स और ऑर्गेनेल्स की सिंथेसिस होती है और इसकी लेंथ वेरी करती है, डिपेंड करता है डिफरेंट कंडीशंस पर. G1 फेज में 2 मेजर टाइप के मॉलिक्यूल्स का बताया गया, माइटोजेंस और ग्रोथ फैक्टर्स. दोनों का काम सेल ग्रोथ है, लेकिन इनके मैकेनिज्म में डिफरेंस है. माइटोजेंस ग्रोथ करता है बाय इंड्यूसिंग सेल डिवीजन बाय सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, बट जो ग्रोथ फैक्टर है वो सेल ग्रोथ करता है बाय इंक्रीजिंग साइज ऑफ सेल. ये इनमें मेन डिफरेंस है और ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ सेल्स होते हैं जो सिर्फ माइटोजेंस होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जो कि सिर्फ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, और कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो माइटोजेंस और ग्रोथ फैक्टर्स दोनों होते हैं. अब एस फेज पर आ जाए. इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. पहला ये कि इसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है. दूसरा ये कि सिंगल क्रोमैटिड क्रोमोसोम डबल क्रोमैटिड क्रोमोसोम मतलब सिस्टर क्रोमैटिड क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है. अब G2 फेज पर आ जाए. इसमें सेल में बहुत रैपिड ग्रोथ होती है, इसमें प्रोटीन्स वगैरह बनते हैं और इसमें सेल अपने आप को रेडी करता है, प्रिपेयर करता है फॉर माइटोटिक फेज. अब अगर हम बात करें G0 फेज की, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ. G0 फेज अक्सर इस वजह से भी होती है कि उसमें माइटोजेन स्टिमुलेशन नहीं होती, एब्सेंट होती है, तो इसलिए सेल गोज इनटू G0 फेज. और हमारे बॉडी के मोस्टली जो सेल्स हैं वो G0 फेज में है, नॉन डिवाइडिंग स्टेज में है, और कुछ सेल्स एज आई हैव एक्सप्लेन अर्लियर परमानेंटली भी G0 फेज में है. बाकी जो दूसरे हैं वो समटाइम्स दे एंटर, समटाइम्स एग्जिट G0 फेज. न्यूरॉन्स और स्केलेटल मसल सेल्स परमानेंटली G0 स्टेट में होते हैं और इन्हें हम टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स भी कहते हैं, लेकिन अगर इन्हें स्टिमुलेट किया जाए तो ये डिवाइड भी होते हैं. और हमें पता है कि लिवर एक रीजनरेटिव ऑर्गन है, अगर इसको डैमेज वगैरह होती है तो ये खुद को रीग्रो कर लेता है. न्यूरॉन्स और स्केलेटल मसल सेल्स परमानेंटली G0 स्टेट में होते हैं और इन्हें हम टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स भी कहते हैं, लेकिन अगर इन्हें स्टिमुलेट किया जाए तो ये डिवाइड भी होते हैं. और हमें पता है कि लिवर एक रीजनरेटिव ऑर्गन है, अगर इसको डैमेज वगैरह होती है तो ये खुद को रीग्रो कर लेता है. फाइब्रोब्लास्ट और लिम्फोसाइट्स G0 फेज को मैनी टाइम्स एग्जिट और एंटर करते हैं, इवन दो मोस्टली ये G0 फेज में ही पाए जाते हैं, लेकिन ये G0 फेज को एंटर और एग्जिट करते रहते हैं इफ दे आर स्टिमुलेटेड. अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटेड टू क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू. अब हम बात कर रहे हैं बोन मैरो सेल्स, GI एपिथेलियल सेल्स और हेयर फॉलिकल सेल्स की. इन सेल्स को लेबाइल सेल्स भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत रैपिडली चेंज होते रहते हैं और ये बहुत रैपिडली डिवाइड होते रहते हैं और ये हार्डली मुश्किल से G0 फेज में जाते हैं. और ये वो सेल्स हैं
क्योंकि सबसे ज़्यादा कीमोथेरेपी से अफेक्ट होते हैं, क्योंकि कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स को टारगेट करती हैं। कैंसरस सेल्स रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स कैंसरस सेल्स को टारगेट करती हैं क्योंकि वो रैपिडली डिवाइड कर रहे होते हैं। लेकिन उनके साथ साथ बोन मैरो सेल्स, जी एपिथेलियल सेल्स और हेयर फॉलिकल्स, क्योंकि ये भी रैपिडली डिवाइड कर रहे होते हैं, इसलिए ये सेल्स भी उन ड्रग्स का टारगेट बन जाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा अक्सर कैंसर के पेशेंट्स में उनको अगर कीमोथेरेपी ड्रग्स दी जाए तो उनके बाल गिर जाते हैं। उसकी रीजन यही होती है क्योंकि जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो भी रैपिडली डिवाइड कर रहे होते हैं, वो भी टारगेट बन जाते हैं कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स का। और इसके साथ साथ बोन मैरो सप्रेशन भी होती है और जीआई अपसेट भी होता है। बोन मैरो सप्रेशन का मतलब हो गया एरिथ्रोपोइसिस कम होगी, आरबीसीज कम बनेंगे, और जीआई अपसेट आपको पता है नॉजिया, वोमिटिंग एटसेट्रा। हमने इंटरफेस कवर कर लिया और हमने जस्ट इंटरफेस में ही काफ़ी इंफॉर्मेशन हमने कवर अप कर लिया है। फॉर एग्जांपल हमने कैंसर पेशेंट्स को भी डिस्कस कर लिया है कि उनमें बाल क्यों गिर जाते हैं, उनमें खून की कमी, अनीमिया क्यों होता है, उनमें बाल इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि हेयर फॉलिकल्स रैपिडली डिवाइड हो रहे होते हैं तो वो टारगेट बन जाते हैं कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स का। और अनीमिया इसलिए होता है क्योंकि बोन मैरो सप्रेशन होती है, एरिथ्रोपोइसिस कम हो जाती है, आरबीसीज बनना कम हो जाते हैं, तो उनमें अनीमिया भी मोस्ट कॉमन सिम्टम है कैंसर पेशेंट्स का। अब हम आते हैं माइटोसिस पे। माइटोसिस के यूजुअली 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। कुछ बुक्स में एक एडिशनल फेज प्रोमेटाफेज में भी इसे डिवाइड किया जाता है। पहला फेज प्रोफेज, इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला ये कि इसमें क्रोमोसोम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, कंडेंस होते हैं, कंडेंसेशन होती है क्रोमोसोम्स की। दूसरा फीचर ये है कि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होती है। सेकंड फेज इज प्रोमेटाफेज, कुछ बुक्स में है कुछ बुक्स में नहीं है, सो मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। प्रो मीन्स बिफोर मेटाफेज। सो इसमें एक्चुअली होता ये है कि क्रोमोसोम्स मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, अपनी स्पिंडल फाइबर पर अरेंज करने के लिए अपने आप को मूव करना स्टार्ट करते हैं। अगले स्टेज का नेम मेटाफेज है, इसमें क्रोमोसोम्स अपने आप को मेटाफेज प्लेट पर अरेंज करते हैं। नेक्स्ट स्टेज का नेम एनाफेज है, जिसमें क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं एंड दे आर पुल्ड टू अपोजिट डायरेक्शंस। ये अपोजिट डायरेक्शन की तरफ पुल किए जाते हैं बाय स्पिंडल फाइबर्स। हमने पहले डिस्कस किया है कि एस फेज में सिस्टर क्रोमैटिड्स बनते हैं और अब इस फेज में एनाफेज में वो सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से सेपरेट किए जाते हैं। अब लास्ट फेज की तरफ आते हैं जिसमें स्पिंडल्स वगैरह टूट जाते हैं, सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम साइटोकाइनेसिस भी कहते हैं। और साइटोकाइनेसिस के बाद 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। सो इट कंप्लीट्स आवर सेल साइकिल। अब आते हैं सेल साइकिल रेगुलेटरी चेक पॉइंट्स की तरफ। अब लास्ट फेज की तरफ आते हैं जिसमें स्पिंडल्स वगैरह टूट जाते हैं, सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम साइटोकाइनेसिस भी कहते हैं। और साइटोकिनेसिस के बाद 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। सो इट कंप्लीट्स आवर सेल साइकिल। अब आते हैं सेल साइकिल रेगुलेटरी चेक पॉइंट्स की तरफ। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है बहुत बेसिक डिस्कस किया है। अब हम आते हैं मेन पॉइंट्स की तरफ जो हमारे लाइसेंसिंग एग्जाम और बोर्ड एग्जाम्स में आने हैं। अब हम ये स्टडी करेंगे कि सेल किस तरह अपनी सेल डिवीजन को रेगुलेट और कंट्रोल करता है। सेल अपनी सेल डिवीजन को चेक पॉइंट्स या रेस्ट्रिक्शन पॉइंट्स के थ्रू कंट्रोल करता है। सेल चेक पॉइंट्स या सेल रेस्ट्रिक्शन पॉइंट्स का ये मतलब है कि सेल तब तक एक पॉइंट से आगे मूव नहीं करेगा जब तक उसकी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस नहीं पूरी होंगी। और इनकी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। पहला चेक पॉइंट है G1S चेक पॉइंट। इसमें सेल G1 फेज से S फेज में जाएगा ही नहीं जब तक उसकी सर्टेन कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी। दूसरा चेक पॉइंट है G1 to M फेज। इसमें सेल G2 फेज से M फेज में जाएगा ही नहीं जब तक उसकी सर्टेन कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो। इसके अलावा 2 चेक पॉइंट्स M फेज के अंदर भी होते हैं। पहला चेक पॉइंट मेटाफेज से एनाफेज की तरफ ट्रांजिशन के टाइम होता है और दूसरा चेक पॉइंट साइटोकाइनेसिस के टाइम पर भी होता है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि सेल कुछ कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स की तरफ देखता है, अगर वो उसकी पूरी नहीं होती तो सेल अरेस्ट की तरफ चला जाता है। सेल अरेस्ट मीन्स कि सेल साइकिल में आगे सेल जाएगा ही नहीं, वहीं पे रुक जाएगा until conditions are met। सेल चेक पॉइंट्स या सेल रिस्ट्रिक्शन पॉइंट्स का ये मतलब है कि सेल तब तक एक पॉइंट से आगे मूव नहीं करेगा जब तक उसकी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस नहीं पूरी होंगी। और इनकी एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। पहला चेक पॉइंट है G1S चेक पॉइंट। इसमें सेल G1 फेज से S फेज में जाएगा ही नहीं जब तक उसकी सर्टेन कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी। दूसरा चेक पॉइंट है G2M फेज।
इसमें सेल G2 फेज से M फेज में जाएगा ही नहीं जब तक उसकी सर्टेन कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो। इसके अलावा दो चेक पॉइंट्स M फेज के अंदर भी होते हैं। पहला चेक पॉइंट मेटाफेज से एनाफेज की तरफ ट्रांजिशन के टाइम होता है और दूसरा चेक पॉइंट साइटोकाइनेसिस के टाइम पर भी होता है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि सेल कुछ कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स की तरफ देखता है, अगर वो उसकी पूरी नहीं होती तो सेल अरेस्ट की तरफ चला जाता है। सेल अरेस्ट मीन्स कि सेल साइकिल में आगे सेल जाएगा ही नहीं, वहीं पे रुक जाएगा until conditions are met। अच्छा, इन सब चेक पॉइंट्स में से सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट चेक पॉइंट है ना, वो है पहला चेक पॉइंट G1 to S फेज। इसमें अगर सेल एक बार कमिटमेंट कर लेता है तो वो सेल डिवीजन करके ही रहता है, अदरवाइज वो G0 फेज में चला जाता है। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। या सेल यहीं से आउट हो जाता है या सेल यहीं से ही एक बार कमिटमेंट कर लेता है और सेल डिवीजन की तरफ आगे चल पड़ता है, वो अलग बात है। कंडीशंस मीट नहीं होती तो डिले हो जाता है थोड़ा, ठीक है, और वेट करता है सेल की कंडीशंस पूरी हो जाएं, लेकिन अपनी कमिटमेंट पूरी करता है और डॉटर सेल्स में डिवाइड होके रहता है। अब हम आते हैं सेल साइकिल कंट्रोल के कंपोनेंट्स की तरफ, जिसमें साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, सीडीकेस, साइक्लिन्स और साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। पहले हम साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस की बात करते हैं, जिन्हें सीडीकेस भी कहते हैं। ये सेल साइकिल कंट्रोल के सेंट्रल कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट। बाय नेचर ये काइनेज एंजाइम्स हैं और कोई भी किसी भी टाइप का काइनेज एंजाइम हो उसका मेन फंक्शन है फास्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन्स। बस आपको जहाँ काइनेज नाम नजर आए ना तो उसका ये मतलब है फास्फोराइलेशन हो रही है इधर। ये सेल में हमेशा प्रेजेंट होते हैं लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और ये सेल साइकिल को चलाने का एक्चुअली वेट कर रहे होते हैं। इन्हें क्या चीज़ एक्टिवेट करती है? इनको साइक्लिन एक्टिवेट करता है। जैसा कि नाम से जाहिर है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, ऐसे काइनेजेस जो कि साइक्लिन पर डिपेंड करते हैं फंक्शन करने के लिए। अब साइक्लिन इटसेल्फ क्या है? साइक्लिन इटसेल्फ इज रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो कि सीडीकेस को एक्टिवेट करती है। अब साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस को स्टडी करने के बाद हमारे लिए अब इजी है साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्सेस को अंडरस्टैंड करना। दीज साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्सेस ये फास्फोराइलेट रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं, ये कॉम्प्लेक्सेस, और ये अलाउ करते हैं सेल को टू प्रोग्रेस इन दी सेल साइकिल। हमने अभी तक ये अंडरस्टैंड कर लिया है कि CDKs काइनेज एंजाइम्स हैं जिन्हें साइक्लिन्स की ज़रूरत होती है। जब साइक्लिन और CDKs मिल जाते हैं तो साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं और ये सेल साइकिल को प्रोग्रेस करते हैं। साइक्लिन्स की बहुत सी क्लासेस और उसकी टाइप्स हैं और इनके लेवल्स वेरी करते हैं, अप एंड डाउन होते रहते हैं सेल साइकिल में। अब इस ग्राफ में दिखाया गया है कि सेल के किस फेज में कौन से वाला साइक्लिन मैक्सिमम होता है और जब ये मैक्सिमम अपनी पीक को पहुंचता है तो ये अपने रिलेटेड CDK को एक्टिवेट करता है जो कि सेल साइकिल को आगे कंटिन्यू करता है। अब हम इसी सिलसिले में G1S चेक पॉइंट की बात करते हैं, जिसमें साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस की एक्टिविटी कम हो जाती है क्योंकि साइक्लिन लेवल्स कम होते हैं। जो माइटोजेंस होती हैं वो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं और इसे S फेज में एंट्री दिलाते हैं। हाउ दे डू इट मैं बताता हूँ। माइटोजेंस सेल की सरफेस पर जो रिसेप्टर्स होते हैं उन पर एक्ट करते हैं, इंट्रासेलुलर पाथवेज एक्टिवेट करते हैं और G1 साइक्लिन लेवल्स को इंक्रीज करते हैं। आपको पता है जो साइक्लिन लेवल इंक्रीज होगा, जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम्स हैं उनकी एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी और सेल S फेज में चला जाएगा। साइक्लिन लेवल्स इंक्रीज होगा, साइक्लिन जाके CDK से बाइंड करेगा, साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स सेल को S फेज में एंट्री दिलाएगा। लेकिन कैसे दिलाएगा ये मैं बताता हूँ कैसे दिलाएगा। आपने E2F प्रोटीन्स का नाम सुना होगा। ये प्रोटीन साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्सेस से एक्टिवेट होती हैं और जाके ऐसे जीन्स को एक्टिवेट कर देती हैं जो कि हमारे सेल को S फेज में एंट्री दे देते हैं। कैसे होता है सब ये भी मैं बताता हूँ। नॉर्मली E2F प्रोटीन्स RB प्रोटीन्स के साथ बाउंड फॉर्म में होती हैं और इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं जब ये बाउंड फॉर्म में होती हैं। लेकिन जैसे ही हमारा साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स आता है ये RB प्रोटीन की फास्फोराइलेशन कर देता है। जब इसकी फास्फोराइलेशन कर देता है तो E2F अनबाउंड फॉर्म में आ जाती है, रिलीज हो जाती है और जब ये रिलीज होती है तो ये एक्टिव हो जाती है और ये जब एक्टिव होती है तो ये जाके DNA प्रोमोटर रीजन पे जाके बाइंड करती है और ऐसे जीन्स को एक्टिवेट कर देती है जिससे सेल हमारा
एस फेज में चला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये छोटे छोटे टर्म्स और ये छोटी टर्मिनोलॉजीज ये एमसीक्यूज में लाजमी आएंगी। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये आरबी प्रोटीन, रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन, इसे ट्यूमर सप्रेसर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये बात आपको बोर्ड्स एंड बियॉन्ड भी नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बताता चलता हूँ। जो आरबी प्रोटीन है ये E2F प्रोटीन को बाउंड फॉर्म में रखती है। जब ये बाउंड फॉर्म में होती है तो E2F प्रोटीन इनएक्टिव होती है, लेकिन जैसे ये अनबाउंड फॉर्म में आती है, रिलीज होती है, ये सीधा जाके डीएनए प्रोमोटर रीजन को जाके बाइंड करती है और ऐसे जीन्स को एक्टिवेट करती है जो कि सेल को G1 फेज से उठा के S फेज में फेंक देते हैं। दैट मीन्स कि सेल जहाँ पे सेल साइकिल के जिस पॉइंट पे रुका होता है वहां से वो आगे चल पड़ता है और ये फिनोमिना अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की तरफ जा सकता है, क्योंकि E2F का तो काम ही यही है G1 से उठा के सेल को S फेज की तरफ फेंकना। अगर RB E2F को कंट्रोल में ना रखे तो ट्यूमर फॉर्मेशन हो सकती है। दैट्स वाई RB को ट्यूमर सप्रेसर भी कहा जाता है। रेटिनोब्लास्टोमा या आरबी प्रोटीन्स का रोल हमने देख लिया है G1S चेक पॉइंट पे। अब आते हैं एक और मेजर एलिमेंट की तरफ, विच इज डीएनए डैमेज। अगर डीएनए डैमेज हो जाता है तो भी सेल G1S चेक पॉइंट पे रुका रहता है। इसके दो फायदे हैं। पहला ये कि टाइम मिल जाता है सेल को डीएनए रिपेयर करने के लिए, और इसका ये फायदा है कि सेल डैमेज्ड डीएनए के साथ सेल डिवीजन में नहीं जाता, जिसकी वजह से म्यूटेंट सेल्स या कैंसरस सेल्स प्रोड्यूस नहीं होते। डीएनए डैमेज कैसे सेल को स्टॉप करती है एट G1S चेक पॉइंट, ये अकॉम्प्लिश किया जाता है थ्रू टू पाथवे। फर्स्ट पाथवे इज ATM पाथवे, सेकेंड पाथवे इज ATR पाथवे। अगर डैमेज डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स पर आए तो ATM पाथवे एक्टिवेट होता है। अगर डैमेज डीएनए के एक स्ट्रैंड पर आए तो ATR पाथवे एक्टिवेट होता है। अब ATM पाथवे की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है एटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया म्यूटेटेड, क्योंकि इसमें जीन जो डैमेज होता है उसका नाम ATM जीन है, एटेक्सिया टेलेंजेक्टेसिया। सो दैट्स वाई ATM पाथवे। ये न्यूरोलॉजी का टॉपिक है, हम इसे न्यूरोलॉजी में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने ये माइंड में रखना है कि अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स डैमेज हो जाएं तो ATM पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। अगर सिंगल स्ट्रैंड डैमेज हो जाए तो ATR पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। और ये दोनों पाथवेज फॉस्फोराइलेशन करते हैं प्रोटीन्स की, जो कि सेल की ग्रोथ को रोक देते हैं। इन ATM और ATR पाथवेज का मैकेनिज्म मैं सिंपल, शॉर्ट और इजी वर्ड्स में बताता हूँ। जो ATM और ATR पाथवेज हैं इनका मेजर टारगेट होता है P53 प्रोटीन। जब भी डीएनए डैमेज होगी सिंगल या डबल स्टैंडर्ड तो ATM और ATR पाथवेज एक्टिवेट होंगे। इन पाथवेज के एक्टिवेट होने के बाद फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी P53 प्रोटीन की। तो जब इसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाती है तो इसकी ब्रेक डाउन नहीं होती। नॉर्मली ये सेल में ये प्रोटीन अनस्टेबल है और ब्रेक डाउन हो जाती है इमीडिएटली, लेकिन जब भी डीएनए डैमेज होती है और ये सिस्टम्स एक्टिवेट होते हैं तो P53 प्रोटीन स्टेबल हो जाती है और इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। सो स्टेबल हो जाती है। जब ये स्टेबल हो जाती है तो ये फर्दर ट्रांसक्रिप्शन करती है P21 प्रोटीन की। आगे P21 प्रोटीन जाके CDKs साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस को जाके इनहिबिट कर देती है, उनसे बाइंड होके उनको इनहिबिट कर देती है। आपको पता है CDK का काम ही सेल साइकिल को चलाना है। जब CDK इनहिबिट हो जाएगा तो सेल साइकिल स्टॉप हो जाएगा। दैट्स वाई एंड दैट्स हाउ ATM और ATR सिस्टम्स इस तरह सेल साइकिल को स्टॉप करते हैं। इन ATM और ATR पाथवेज का मैकेनिज्म मैं सिंपल, शॉर्ट और इजी वर्ड्स में बताता हूँ। जो ATM और ATR पाथवेज हैं इनका मेजर टारगेट होता है P53 प्रोटीन। जब भी डीएनए डैमेज होगी सिंगल या डबल स्टैंडर्ड तो ATM और ATR पाथवेज एक्टिवेट होंगे। इन पाथवेज के एक्टिवेट होने के बाद फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी P53 प्रोटीन की। तो जब इसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाती है तो इसकी ब्रेक डाउन नहीं होती। नॉर्मली ये सेल में ये प्रोटीन अनस्टेबल है और ब्रेक डाउन हो जाती है इमीडिएटली, लेकिन जब भी डीएनए डैमेज होती है और ये सिस्टम्स एक्टिवेट होते हैं तो P53 प्रोटीन स्टेबल हो जाती है और इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। सो स्टेबल हो जाती है। जब ये स्टेबल हो जाती है तो ये फर्दर ट्रांसक्रिप्शन करती है P21 प्रोटीन की। आगे P21 प्रोटीन जाके CDKs साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस को जाके इनहिबिट कर देती है, उनसे बाइंड होके उनको इनहिबिट कर देती है। आपको पता है CDK का काम ही सेल साइकिल को चलाना है। जब CDK इनहिबिट हो जाएगा तो सेल साइकिल स्टॉप हो जाएगा। दैट्स वाई एंड दैट्स हाउ ATM और ATR सिस्टम्स इस तरह सेल साइकिल को स्टॉप करते हैं। सो P53 और P21
और P53 और P21 सेल डिवीजन को स्टॉप कर देते हैं, इसलिए इन्हें ट्यूमर सप्रेसर्स भी कहा जाता है। अभी तक की G1S चेक पॉइंट की सारी इन्फॉर्मेशन को मैं कंबाइन करके इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर G1 फेज में RBE2F पाथवे से स्टिमुलेशन होती है तो सेल G1 से S फेज में चला जाएगा, लेकिन अगर G1 फेज में किसी भी टाइम DNA डैमेज होती है तो P53 पाथवे के थ्रू सेल अरेस्ट स्टेट में चला जाएगा और सेल डिवीजन आगे स्टॉप हो जाएगी। इधर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लिनिकल कोरिलेशन देखने वाले हैं, रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा बच्चों में होने वाला आंखों का कैंसर है। इसमें RB1 जीन में म्यूटेशन आ जाती है। अगर RB1 जीन में म्यूटेशन आएगी तो ये RB प्रोटीन को ठीक से कोड नहीं करेगी, इसकी वजह से RB प्रोटीन एबनॉर्मल फॉर्म में प्रोड्यूस होगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा है कि RB प्रोटीन का काम क्या है। इसका काम है E2F प्रोटीन को अपने कंट्रोल में रखना, इसे बाउंड फॉर्म में रखना, क्योंकि जब तक E2F बाउंड फॉर्म में रहती है तब ये इनएक्टिव रहती है। जैसे अनबाउंड फॉर्म में जाती है तो ये सीधा जाके सेल को G1 फेज से S फेज में फेंक देती है। अगर एबनॉर्मल RB प्रोटीन प्रोड्यूस होगी तो ये E2F से बाइंड नहीं करेगी, E2F फ्री फॉर्म में होगी। जब ये फ्री फॉर्म में होगी तो ये अनरेगुलेटेड सेल ग्रोथ करेगी, उठा के G1 से S फेज में फेंकेगी सेल्स को। इस तरह अनरेगुलेटेड ग्रोथ होगी, इट विल काज कैंसर। इससे कैंसर होगा, रेटिनोब्लास्टोमा होगा। इजी। हम अपने हर टॉपिक में ऐसे इंटरेस्टिंग क्लिनिकल कोरिलेशंस इंक्लूड करेंगे। आइए एक और क्लिनिकल कोरिलेशन इंक्लूड करते हैं बिफोर वी कंक्लूड आवर फर्स्ट वीडियो। हमारा नेक्स्ट क्लिनिकल कोरिलेशन ली-फ्रामिनी सिंड्रोम है। इसे SBLA कैंसर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा मेलिग्नेंसीज होती हैं जो कि सार्कोमा, ब्रेस्ट ल्यूकीमिया और एड्रिनल ग्लैंड को इन्वॉल्व करती हैं, इसलिए इसे SBLA कैंसर सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें होता यह है कि इसमें TP53 जीन में म्यूटेशन हो जाती है। आपको पता है TP53 जीन का काम है P53 प्रोटीन्स को कोड करना। TP53 जीन में म्यूटेशन आएगी तो P53 जीन सही से कोड नहीं होगी, जिसकी वजह से P53 जीन में म्यूटेशन आ जाएगी। P53 प्रोटीन एबनॉर्मल प्रोड्यूस होगी। P53 प्रोटीन का काम था सेल को G1S फेज चेक पॉइंट पे रोक के रखना, ताकि सेल अगर DNA डैमेज होती है तो सेल अपने आप को रिपेयर कर सके। अगर P53 प्रोटीन एबनॉर्मल होगी, ये सेल को नहीं रोकेगी G1S चेक पॉइंट पे और सेल G1 से S फेज में ट्रांजिशन कर जाएगा और एक डैमेज्ड DNA आगे चला जाएगा। एक डैमेज्ड DNA की सेल डिवीजन होती रहेगी, जिसकी वजह से कैंसर और मैलिग्नेंसी होगी। अगर P53 प्रोटीन होती, ये सेल अरेस्ट काज करती और G1S चेक पॉइंट पे सेल रुकता, रिपेयर होता, फिर नॉर्मल सेल आगे डिवाइड होता। अब P53 एबनॉर्मल है, अब डैमेज DNA आगे सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता रहेगा और इसकी वजह से ली-फ्रामिनी सिंड्रोम होगा। आज की हमारी वीडियो ली-फ्रामिनी सिंड्रोम पे एंड होती है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद नेक्स्ट टॉपिक एंड विद इवन मोर क्लिनिकल कोरिलेशंस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।